आप सबने एक दोहा जरूर सुना होगा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अगर इसको हम संदर्भ बदल दें तो पूरी दुनिया इस वक्त पानी के संकट को लेकर या पानी की जो जरूरत है उसको लेकर जूझ रही है। और हमारे साथ आज एक ऐसे मेहमान हैं जिनकी राजनीति में गहरी पकड़ है, राजस्थान के कद्दावर नेता हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उनको जल शक्ति मंत्रालय दिया है, क्योंकि जल में जो शक्ति है उसका दोहन करना है गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को। बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में शेखावत साहब। नमस्कार। मैंने संदर्भ इसलिए बदला कि हिंदुस्तान हो, दुनिया के कई मुल्क हो, पानी के लिए युद्ध होते हैं, लेकिन एक तरह का पानी वो भी होता है कि पॉलिटिक्स में जो पावर होता है वो भी अपने आप में कहीं वर्चस्व की लड़ाई चलती है। एक बड़ी लड़ाई इस वक्त चल रही है, केंद्र के सामने चुनौती है, विपक्षी एकजुट हो गए हैं, किसानों की लड़ाई। कल साथ में लंगर खाया, किसानों की चाय जो है वो आपके नेताओं ने पी, चाहे वो केंद्रीय कृषि मंत्री हों, चाहे केंद्रीय रेल मंत्री हों या बाकी जो आपके नेता थे वहाँ पर। आपको क्या लगता है कि किसानों के मामले में सरकार से कहीं चूक हो गई या सरकार उतना भरोसा नहीं जीत पाई जितना उसको जीत लेना चाहिए था? देखिए, मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं कि सरकार से कहीं चूक हुई है। ये जो 3 कानूनों में संशोधन या नया कानून बनाने जिसको लेकर के इस तरह की स्थिति पैदा की जा रही है, ये 3 कानूनों को आप केवल इन 3 कानूनों के दायरे में रख करके नहीं देख सकते। ये पूरी उस श्रृंखला का हिस्सा है जो कृषि क्षेत्र को के आमूलचूल परिवर्तन के लिए 2014 से माननीय मोदी जी की सरकार ने प्रारंभ किया था। और यदि इसका मूल आधार कहीं है इन सारे फैसलों का, चाहे वो कृषि की तरफ, कृषि क्षेत्र की तरफ देखने का नज़रिया बदलना हो, प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच से प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच तक खेती को ले जाना हो, खेती को लाभकारी बनाना, इस सब का आधार जो है वो डॉक्टर स्वामीनाथन साहब के आयोग की रिपोर्ट, जिसे नेशनल फार्मर पॉलिसी का दर्जा दिया गया था, उसकी सारी रिकमेंडेशन पर आधारित है। और डॉक्टर स्वामीनाथन साहब की रिपोर्ट, जिसे लागू करने के लिए किसानों ने के हर एक आंदोलन में आवाज़ उठाई गई, उसमें जो मूल बिंदु थे, पहला विषय, अगर मैं 6-7 मूल जो मेन पिलर्स है उनकी बात करूं, पहला विषय था लैंड रिफॉर्म्स का, कि भूमि सुधार देश में होना चाहिए। दूसरा विषय था इरिगेशन कवरेज बढ़ना चाहिए। तीसरा विषय था फ्री फ्लो ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट होना चाहिए। चौथा विषय था खाद बीज की आपूर्ति सुनिश्चित हो, फ्री फ्लो उसका हो। 5वां विषय था कि इन्वेस्टमेंट इनटू एग्रीकल्चर बढ़ना चाहिए। छठा विषय था कि कृषि को लाभकारी बनाने के लिए किसान की फार्म इनकम पर डिपेंडेबिलिटी कम करने की आवश्यकता है, और इसके लिए अलाइड सेक्टर्स को, चाहे पशुपालन होगा, चाहे मधुमक्खी पालन होगा, चाहे मछली पालन होगा, चाहे पेड़ लगाने का होगा, चाहे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट का होगा, इन सबको स्ट्रेंथन करने और प्रमोट करने की आवश्यकता है। 7वां विषय था कि पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होना चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। 8वां विषय था कि एग्रीकल्चर इंश्योरेंस का एक जो है रोबस्ट मैकेनिज्म देश में बनना चाहिए। 9वां विषय था कि मार्केट रिफॉर्म्स होने चाहिए, और 10वां विषय था कि एमएसपी लागत का 1.5 गुना मिलना ही चाहिए, 50% जोड़ करके मिलना चाहिए। आज जितनी विपक्षी पार्टियां और जो भी तथाकथित राजनीतिक दल इस बात का विरोध कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जब 2006 में स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तब 6 से लेकर के 14 तक उनका शासन था, तब उन्होंने इनमें से कितने विषय पर, ये एक वर्टिकल है, इसके सब जो है सेक्शंस और हो सकते हैं, इनमें से कितने विषय पर क्या काम किया था? और दूसरी तरफ ये माननीय मोदी जी की सरकार है कि 2014 से लेकर के आज तक इन सारे वर्टिकल्स पर स्वामीनाथन साहब के आयोग की रिपोर्ट की मंशा के अनुरूप जितनी रिकमेंडेशंस थी उन सब पर हमने काम किया। हर एक रिकमेंडेशन पर काम करने के क्रम में
अब वर्तमान में इन 3 कानूनों के माध्यम से मार्केट रिफॉर्म्स किए गए। आज जितनी पॉलिटिकल पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, आप उठा करके देख लीजिए, उन्होंने हमेशा ही इन सारे रिकमेंडेशंस कि इनको माना जाए, इन्हें लागू किया जाना चाहिए, इसकी वकालत कहीं ना कहीं लिखित अलिखित भाषणों में सब जगह पर की है। लेकिन आज तो वो इसका फायदा उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है, भले ही वो साल में जो किसानों के खाते में एक रकम डालती है और उसके जरिए उन्होंने अपना एक आधार भी मजबूत किया था, लेकिन आज चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे आपके सहयोगी दल रहे हो, अकाली दल बादल, वो बैठे हुए हैं, कांग्रेस बैठी हुई है, या और भी दल हैं जो आपके विरोध में, वो सब कहते हैं कि मौजूदा सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है, उद्योगपतियों की बात सुन रही है, क्योंकि वो जमीनें हड़प लेंगे। देखिए, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपने नाम लिया, मैंने बहुत जो है सुलझे हुए शब्दों में ये कहा था कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां जो हमेशा इसकी मांग करती रही, वही आज हो जाने पर इसका विरोध कर रही, यू टर्न किया। मैं इससे आगे जाकर के बात करना चाहता हूँ। ऐसी सारी पॉलिटिकल पार्टियां जिनको जनता ने लोकतंत्र के समर में नकार दिया, या जिनकी लोकतांत्रिक जमीन खिसकती जा रही है, लोकतांत्रिक धरातल जिनका समाप्त होता जा रहा है, वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां नॉन इशू को इशू बना करके किसान के कंधे पर बंदूक रख करके अपना लक्ष्य साधन करना चाहती है, अपने हित आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहती है। राजनीतिक जमीन को अपनी वापस हरा करने के लिए किसान के कंधे का प्रयोग किया जा रहा है, और ये कोई नई विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो ऐसे नॉन इश्यूज़ को इशू बना करके उसके माध्यम से समाज को बांटना, मज़हब को बांटना, उनके बीच में मज़हब के आधार पर बांटना या किसी वर्ग के भेद करते हुए बांटना, और उनके माध्यम से अपनी राजनीतिक ज़मीन को वापस मजबूत करना, इसकी एक परिपाटी सी बना ली है। चाहे 370 के समय के आंदोलन को देख लीजिए, चाहे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया उस समय की उनकी भूमिका को देख लीजिए, और अभी इन किसान बिलों को देख लीजिए। नॉन इशू को इशू बनाना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कानून ये था कि हमें जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो पीड़ित, राजनीतिक संरक्षण में पीड़ित होकर के आए हैं, सत्ता के संरक्षण के कारण से पीड़ित होकर के आए हैं, उनको नागरिकता में एक बारगी के लिए कानूनों में ढील दे करके उनको छूट दी गई थी। उसको लेकर के कैसा माहौल देश भर में खड़ा करने की कोशिश की गई। यही सारे लोग, यही वामपंथी लोग, यही जो है कांग्रेस के लोग, इनके साथ में जिन लोगों की आप बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी होगी, ये सभी, इन सब ने मिलकर के कि एक मज़हब विशेष के लोगों को देश से बाहर निकालने का षड्यंत्र, ऐसा कह करके शाहीन बाग जैसे आंदोलन देश भर में खड़ा करने की कोशिश की। ठीक वैसा ही प्रयास अभी हो रहा है। झूठ को पैदा करना, पैदा करके उसे खड़ा करना, खड़ा करके उसको चलाने और दौड़ाने का प्रयास करना, पर मुझे लगता है कि वो इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। मंत्री जी, एक और जो चिंता की बात है वो ये है कि किसान आंदोलन के दौरान पंजाब में खासतौर पर मोबाइल इंफ्रा से जुड़े हुए मोबाइल के टावर्स, करीब 1600 टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया। कुछ उद्योगपतियों को जानबूझकर या आप कहें राजनीतिक कारण से, किसानों का ये आरोप है कि ये सरकार बड़े उद्योगपतियों को ये ज़मीनों का एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब आएगी तो बड़े उद्योगपति ज़मीनों को हड़प लेंगे, ये उनका डर है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल अपील की है कि आप आंदोलन करिए, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, वो एक खतरनाक संकेत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब जानते हैं किसान आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं, कौन सी ताकतें हैं, पंजाब में कि कौन कौन सी ताकतें उनके सामने खड़ी हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का बयान, जो उन्होंने ट्वीट करके लिखा था 2013 के साल में, कि अगर अकाली दल ने उनके द्वारा लिए गए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फैसला नहीं बदला होता तो रिलायंस, जिस कंपनी का आज जिसके टावर्स को तोड़ा जा रहा है, क्षति पहुंचाई जा रही है, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की होती उससे 3 लाख किसानों का भविष्य बदल जाता। जब वो करें तो ठीक, और जब सरकार, मोदी जी की सरकार कोई निर्णय ले तो उसे गलत ठहराना। जैसा मैंने कहा कि ये अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी चुनावी सरजमी को हरा करने का प्रयास है। जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, मैं एक बार आपके सामने खुलासा करना चाहता हूँ। देखिए, देश में अनेक स्थानों पर
अश्योर्ड प्राइस पर किसान को खेती करना, किसान के द्वारा खेती करना, किसी प्रोसेसर द्वारा दी गई अश्योर्ड प्राइस पर या किसी एक्सपोर्टर के द्वारा दी गई अश्योर्ड प्राइस पर, मैं अनुभव के आधार पर बता सकता हूँ। मेरे परिचित हैं, मुझे बताया गया था जब मैं कृषि मंत्री था तब उनसे परिचय हुआ, वो अश्वगंधा रूट्स का एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसको एक्सपोर्ट करते हैं। लगभग 4000 फार्मर्स उनके लिए जो है उनकी क्वालिटी पर अश्वगंधा रूट्स उगाते हैं। जो उनके लिए उगाते हैं उसकी वो अश्योर्ड प्राइस उनको देते हैं और वो ये दावा करते हैं कि उनका कोई भी वेंडर जो है वो 2 पहिया वाहन में नहीं घूमता, सब 4 पहिया वाहन में घूमते हैं। मैं ऐसे परिवार को भी देश में जानता हूं जो जिपनीज मार्केट के लिए सब्जियां उगाते हैं, अपने खेत में भी उगाते हैं और अपने आस पड़ोस के 200-250 फार्मर्स उनके लिए उगाते हैं, उनको वो अश्योर्ड प्राइस देते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण देश भर में ढूंढे जा सकते हैं और आने वाले समय में हमें अपने देश में प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़ अगर बढ़ानी है तो देश की सरकार ने जो है एफपीओ के माध्यम से, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बने, उसके माध्यम से या अन्य किसी माध्यमों से भी इस तरह के कि हम किसी एक पर्टिकुलर मार्केट के लिए एक कमोडिटी की खेती करें, इसके ऊपर बल देने का प्रयास किया। लेकिन इसको लेकर के कि भविष्य में किसान के साथ में किसी तरह का कोई नुकसान न हो पाए, इसको संरक्षित करने के लिए, किसान को ताकतवर बनाने के लिए कानून लाया गया। अब इसको लेकर के कितनी तरह की भ्रांतियां फैलाएगी कि किसान जो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉरपोरेट हाउस उसको मजबूर करेगा कि तुमको ये उगाना पड़ेगा। आज ही मैं सुबह किसी एक मित्र का इंटरव्यू देख रहा था। भाई, किसान को कोई भी मजबूर तो तब करेगा जब आप उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगे, पहली तो आपकी क्या जो है इच्छा पर है कि कोई किसान कॉन्ट्रैक्ट साइन करे या न करे। दूसरा विषय आता है कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो इस कानून में तमाम तरह के उसको सुरक्षित करने के प्रावधान बनाए गए। और तीसरा विषय यह है कि जिसको लेकर के भ्रांति फैलाई जा रही है, जो आपने अभी चर्चा की कि उसकी जमीन चली जाएगी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा उस दिन उल्लेख करते हुए कहा था कि अगर कोई दूध का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी भैंस को कोई कैसे लेकर के जा सकता है। इस कानून में स्पष्ट रूप से लिखा गया है उसकी लैंड किसी तरह से अटैच नहीं की जाएगी। अब उसको लेकर के बेजान जो है भ्रांति पैदा करके लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि लोग इस विषय को ठीक से समझते भी हैं और कुछ लोग जानबूझ करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनको इसे उल्टा पढ़ाने का प्रयास करते हैं। शेखावत साहब, एक आपने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब दूध का कॉन्ट्रैक्ट किया तो भैंस कौन लेकर जाएगा, लेकिन बयान इस तरह के भी आए कि जो आंदोलन में शरीक लोग हैं उनको खालिस्तानी तक कहा गया कि कुछ लोग जो हैं वो खालिस्तानी जो संगठन है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं। एक बयान ये भी आया, कांग्रेस के एक सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांग नहीं मानी गई तो पंजाब में लाशें बिछा दी जाएंगी। तो जब हम फार्मर्स की बात कर रहे हैं, 6 दौर की बातचीत हो गई है। कल एक संकेत मिला है कि 4 जनवरी को होने वाली आगे बातचीत में कुछ रास्ता निकल सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिरकार इतना लंबा ये खिंच क्यों रहा है मामला, कहाँ पे? एमएसपी की गारंटी वो चाहते हैं, ये कानून में पहले नहीं है। देखिए, मैंने अभी अपनी बातचीत में कहा कि ये इसलिए खींच रहा है क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए इसको खींचने की प्रयास कर रहे हैं, जानबूझ करके इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। आपने रवनीत सिंह बिट्टू जी का उल्लेख किया, मुझे याद है लोकसभा में जो उन्होंने अपने इस बिल पर चर्चा के दौरान जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, उन्होंने कहा था किसान 10 साल तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी, 10 साल बाद में उसका इम्प्लीमेंट खत्म हो जाएंगे, उसका ट्रैक्टर नहीं रहेगा, वो खेती कैसे करेगा। मैंने उस दिन भी उनसे कहा था, बहस खत्म होने के बाद में मैंने उनसे कहा था कि मित्र, कानून को ठीक से पढ़ लिया होता तो शायद आपको ये बयान नहीं देना होता। कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कहीं भी ये नहीं कहता है कि खेती किसान नहीं करेगा, खेती तो किसान को ही करनी है, उसी को करके अपनी उपज उगा करके मंडी में बेचना है या व्यापारी को बेचना है, उसकी जगह प्रोसेसर को बेचना। आज एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनता है, 500 फार्मर्स इकट्ठे होकर के ये तय कर लेते हैं हम इकोनॉमी ऑफ स्केल पे काम करेंगे और वो आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अपन उनका एफपीओ के साथ में ही फार्मर ये कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि हम अमुक चीज उगाएंगे और इस भाव पर खरीदी जाएगी। इसमें कहाँ जो है अंबानी और अडानी आ गए, कहाँ उसमें कॉरपोरेट घराने आकर के खेती करने लग गए। मैं फिर एक बार कहूँगा कि ये जो इस तरह की धमकी देने की बात करने वाले लोग या इस तरह की बातें करने वाले लोग,
ये बेजा अपने हितों के साधन के लिए किसान को बरगलाने का, गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। शेखावत साहब, एक और बड़ी चुनौती जो आपके मंत्रालय से जुड़ी हुई होती है कि पंजाब और हरियाणा में SYL का विवाद है, और वो इस समय सामने उभर कर इसलिए भी आया क्योंकि हरियाणा का आरोप है कि पंजाब ने उसका हिस्सा या हक मार के रखा हुआ है और वो हमको मिलना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया था कि इसे भारत सरकार को वार्ता करके, सचिव स्तर पर वार्ता करके इसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। सचिव स्तर पर वार्ता भी हुई, लेकिन रास्ता नहीं निकल पाया। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा आदेश दिया कि भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री दोनों को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके उनसे चर्चा करें। हमने 18 अगस्त को दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ करके इस विषय पर विस्तार से बातचीत की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इस बात का भरोसा मुझे दिलाया था कि अगले आगामी 7-8 दिन में हम लोग साथ बैठेंगे, दोनों मुख्यमंत्री, और एक बार इस पर बैठ करके विचार करेंगे। मैंने उनसे उस दिन भी निवेदन किया था कि पानी का कोई पैमाना प्रकृति प्रदत्त चीज़ है, कितना हर साल आएगा इसका कोई फिक्स्ड पैरामीटर नहीं हो सकता। कभी 20 BCM पानी आता है, कभी 16 BCM आता है, कभी 14 हो सकता है, कभी 12 भी हो सकता है, कभी शायद उससे भी कम हो जाएगा। प्रोराटा बेसिस पर जिसको जितना हिस्सा है उतना उसको मिलता रहेगा, ये कानूनन व्यवस्था है। लेकिन इसके कारण से हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं रोकना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम बन जाए, जब ज़्यादा होगा तब तो कम से कम हम पानी को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। या तो समुद्र में बहकर जाएगा या पाकिस्तान बह करके जाएगा, इन दोनों परिस्थितियों से हम बदल सकते हैं। मुझे भरोसा दिलाया गया था कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के द्वारा कि मैं इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठकर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। दुर्भाग्य से ठीक उसके बाद में मुझे और हरियाणा के मुख्यमंत्री दोनों को ही कोरोना हो गया था। लेकिन आज तक, अगस्त से लेकर के आज तक, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इसमें कोई पहल नहीं की है, बात आगे नहीं बढ़ी। तो आपको क्या लगता है कि वो ठंडे बस्ते में रखना चाहते हैं या फिर वाजिब हक देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि यदि इस रुकावट का समाधान निकालने की यदि उनकी मानसिकता होती तो शायद उन्होंने इसे आगे बात बढ़ाई होती। और जिस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने उसके बाद में दिए थे, वो स्टेटमेंट भी इस बात के गवाह हैं कि वो इसमें आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहते। मामला सर्वोच्च न्यायालय में, लेट द कोर्ट कंक्लूड इट। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को ले चलेंगे बंगाल, जहां पर उनके पास जिम्मेदारी है पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। कुछ एक विधानसभा के साथ साथ लोकसभा सीटों का जो दायरा होता है, तकरीबन 35 विधानसभा सीटें, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर सत्ता में आना है तो इन इलाकों में अपनी पैठ मजबूत करनी होगी।